हमें सबसे बड़ी जो लेसन सिखाई है या जो सबसे बड़ा बात जो सिखाई है वो सिर्फ ये है कि इतनी पूरी सारी सिचुएशन में किसान ही एक ऐसा व्यक्ति था जो फ्रंट फुट पे खड़े होकर के हमारे लिए काम कर रहा था। तो और अभी एक और चीज समझिए, किसान को हर तरह की तकलीफ झेलनी पड़ती है, चाहे वो मौसम की हो, चाहे वो विपरीत परिस्थिति की हो, फसल में कुछ नुकसान हो जाए, उत्पादन उसको प्रॉपर नहीं मिले, या और दूसरे एक्सेट्रा हम अगर पॉइंट कैलकुलेट करके देखें, तो ऑफ कोर्स किसान को हम जितना थैंक यू बोले, जितना धन्यवाद बोले, उतना काफी ही नहीं है। सिर्फ कहने भर के लिए वो हमारे अन्नदाता नहीं है, वाकई में किसान हमारा अन्नदाता ही है। किसान के बिना हम हमारी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। तो चाहे हमारी फिजिकल मीटिंग हो, चाहे हमारी वर्चुअल मीटिंग हो, मैं तो किसानों को धन्यवाद देते देते नहीं थकती हूँ। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना ही है। अभी हम लोग सीधा जंप करते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। तो देखिए, अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे प्रोडक्ट की कैटेगरी दिखाई दे रही होगी। अभी कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में 1 से लेकर के 13 तक के आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी या रेंज मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखी है। ओके, अभी इसका मेरा यहाँ पे शेयर करने का जो मकसद था, बेसिकली उन चाहे वो किसान है, चाहे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करने के लिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा, अगेन मैं कहती हूँ, हमने शुरुआत की थी, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 1 से लेकर के 13, ये 13 प्रोडक्ट मैंने मेंशन किए। अभी कंपनी ने एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है कैटेगरी शुगर केन के लिए, गन्ने के लिए, वो मैं इसमें मेंशन नहीं कर रही हूँ। शुगर केन की इंफॉर्मेशन हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा पर्टिकुलर खरीफ की फसलों के लिए, इसलिए जितने भी बाकी की धनवंतरी के प्रोडक्ट हैं मैं वो आज आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे देखिए, आपको दिख रहा होगा आरपीएस ग्रैनुअल्स एंड आरपीएस लिक्विड। हर व्यक्ति जानता है कि कंपनी ने सिर्फ 2 प्रोडक्ट से शुरुआत की थी। उसके बाद जितनी भी मल्टीपल रेंज है, बाद में धीरे धीरे साइमल्टेनियसली ऐड होती गई, एडअप होता शुरू हो गया। पर लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है या सबसे बड़ी जो दिक्कत है समझने वाली, ये कि आज भी बहुत सारे लोगों को ये अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें किस जगह पे और किस कैटेगरी में देना है। तो मैं आप लोगों को ज्यादा देखिए रॉकेट साइंस ना समझाते हुए एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना हो जाए या इजी हो जाए कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है या हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसका हम लोग ब्रीफ डिस्कशन भी आगे हम एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको सारी चीज, वो भी हम समझेंगे, बट एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन समझना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, अगर हम बात करें आरपीएस लिक्विड या ग्रैनुलर की, तो ये मैंने आगे इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है बायोस्टिमुलेंट या पीजीआर। मैं बिल्कुल सरल भाषा में अगर किसानों की भाषा में बात करूं, तो बायोस्टिमुलेंट क्या, जो किसी भी पौधे के लिए या किसी भी फसल के लिए टॉनिक की तरह काम करते हैं, उनको एनर्जी बूस्ट अप देते हैं, टॉनिक कहलाएगा वो। तो ये उन कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तीसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मेंशन है बैक्टोरिज। बैक्टोरिज बेसिकली हमने जितने भी हमारे बैक्टीरिया की रेंज है, जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, उनकी एक कैटेगरी को एक जगह पे कलेक्ट करके एक बॉक्स में प्रोवाइड करते हैं, जिसका नाम हमने दिया बैक्टोरिज। अभी बात करें, 4th नंबर पे है सॉइल गार्ड। तो सॉइल गार्ड जो है वो फंगिसाइड की कैटेगरी में है, मतलब जितने भी कवक जीवी जो रोग हैं जो जड़ से पनपते हैं या फंगस के कारण जो रोग आपको फसल के अंदर देखने को मिलते हैं, उस प्रॉब्लम के लिए हम लोग सॉइल गार्ड रिकमेंड करते हैं। फिर बात करते हैं 5वें नंबर पे और 6ठे नंबर पे, तो यहाँ पे मेंशन है इम्यूनोरिच और सिल्कोरिच। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट बायो इंसेक्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड की कैटेगरी में आते हैं। बायो इंसेक्टिसाइड एज इन जिसके अंदर किसी प्रकार की केमिकल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन वो कीड़ों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। एक का प्रोसेस है लाइफ स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने का, एक मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू काम करता है, वो मैं आपको आगे डिटेल में डिस्क्रिप्शन दूंगी। 7th नंबर पे आता है स्टिकोरिच। देखिए, स्टिकोरिच कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली आम भाषा में किसान जो इसको कहता है वो नॉर्मल चिपको भी कहता है, चिपको कह सकते हैं, स्टिकिंग एजेंट कह सकते हैं, स्प्रेडर कह सकते हैं। अभी मानसून का सीजन आने वाला है, तो मानसून के सीजन में जितने भी दवाइयों के स्प्रे किसान करेंगे, तो उनके साथ में ये जो भी हमारा स्टिकोरिच है उसको मिक्स करके इस्तेमाल किया जाएगा।
डिटेल में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर 8th नंबर पे है निमारिच, अगेन ये भी बायो इंसेक्टिसाइड की कैटेगरी के अंदर ही आता है, लेकिन सिर्फ एक प्रकार के कीड़े के लिए, वो है आपका व्हाइट गरब या गोबर कीड़ा। अभी देखिए कुछ लोगों को निमारिच और सिल्कोरिच में कंफ्यूजन भी है, वो कंफ्यूजन भी मैं आगे जब डिटेल में आपको प्रोडक्ट डिस्कस करूंगी तो मैं दूर करूंगी। उसके बाद आते हैं 9th नंबर पे ट्रैपोरिच। तो ट्रैपोरिच कुछ नहीं है, सिंपल से हमारे जिस प्रकार से जो किसान जैविक खेती में फेरोमोन ट्रैप्स या पत्ते इस्तेमाल करते हैं, उसी कैटेगरी में ट्रैपोरिच आता है। फिर 10th नंबर पे है हमारा कंपोस्ट रिच। ऑब्वियसली अभी रिसेंटली हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है कंपोस्ट रिच, जो जितना भी हमारा कंपोस्ट है उसको खाद में कन्वर्ट करने का काम करता है। ग्रेन रिच, जो भी हम घर में अनाज प्रिजर्व करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं, उन अनाज को संभालने के लिए ग्रेन रिच काम करता है, प्रोटेक्शन देने के लिए। फिर बात करते हैं फ्लोरा रिच। तो फ्लोरा रिच भी काइंड ऑफ आपका बायोस्टिमुलेंट ही है, लेकिन किसके लिए? फ्लावरिंग ग्रोथ के लिए, फूलों की वृद्धि के लिए। फिर 13 नंबर पे आता है बीजो रिच। बीजो रिच अगेन बीज उपचार की या सीड ट्रीटमेंट की प्रक्रिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, लेकिन इसके अंदर हमने कंटेंट कौन से इस्तेमाल किए? कंप्लीटली बैक्टीरिया, जीवाणु। अभी इन्हीं सारे प्रोडक्ट को हम लोग आगे डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए अभी आपको स्क्रीन पे सभी को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको आरपीएस लिक्विड शो कर रहा है। अभी मैं बात करूं आरपीएस की, तो देखिए मैं कंपनी में बहुत लंबे अरसे से नहीं आई हूँ, मैं बहुत रिसेंटली अभी कंपनी में जुड़ी हूँ, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है, आज अगर आप किसी भी छोटे से गांव में चले जाइए, किसी भी छोटे से कस्बे में चले जाइए, किसी भी एरिया में जाइए, आरपीएस ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई किसान ये बोले कि हमने उसका नाम नहीं सुना या हम नहीं जानते। हर एक एरिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी किसान ने, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो ग्रैनुलर हो, उसका इस्तेमाल किया ही है। और इसका कंप्लीटली क्रेडिट, पूरा पूरा क्रेडिट किसको जाता है? आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने हर एक व्यक्ति तक इसको पहुंचाया। इसको फेमस करने के पीछे आप लोग ही हैं। बट मैं एक चीज को लेकर के हमेशा वंडरिंग रहती हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि आरपीएस के रिजल्ट एकदम अनबिलीवेबल हैं, मतलब एकदम अफलातून रिजल्ट जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कुछ किसान बोलते हैं कि मैडम हमने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ आरपीएस इस्तेमाल किया, हमको रिजल्ट मिल गया। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि हमने आरपीएस इस्तेमाल किया, लेकिन जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा हमको रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं कुछ टेक्निकल आप लोगों की पॉइंट क्लियर करूंगी, पर उसके क्लियर करने के पहले सिंपल सा जो हमको एक चीज समझनी है कि आज हमारा आरपीएस लिक्विड हो चाहे ग्रैनुलर हो, ये दोनों प्रोडक्ट बने किससे हैं? इसके अंदर हमने तत्व कौन से इस्तेमाल किए हैं जिसके कारण हमको इसका प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो देखिए अगेन फिर वही बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सबसे पहले स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है लियोनाडाइट। अभी लियोनाडाइट क्या बला है? बहुत सारे किसान बोलेंगे कि हमें लियोनाडाइट से क्या लेना देना, या लियोनाडाइट क्या होता है, डजंट मैटर। कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए समझने लगे क्योंकि आप लोग ये शब्द सुनते सुनते यूज टू हो गए हैं। लेकिन अगर आज लियोनाडाइट की मैं बात करूं, तो लियोनाडाइट के माध्यम से जो ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड या ऑर्गेनिक पदार्थ इस प्रोडक्ट के अंदर मिक्स हो रहे हैं, वही हमको अफलातून रिजल्ट दिखाते हैं। उसी का परिणाम मिलता है जो फसल के अंदर हमको अलग से रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन बात करें ये लियोनाडाइट आता कहाँ से है, या हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, या इसको हमने कैसे इसमें प्रोडक्ट के अंदर ऐड किया है, तो उसको समझने के लिए आपको अगेन स्क्रीन पे एक को यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ये चित्र सभी को दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली हमारी मिट्टी की परत है। मिट्टी की अलग अलग लेयर है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जहाँ पे ये ब्राउन ब्राउन लेयर शो हो रही है, यहाँ पे हर मैरून कलर की परत के अंदर लियोनाडाइट लिखा हुआ है। तो बेसिकली जमीन की परत के नीचे जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो लियोनाडाइट पाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा और उम्दा किस्म का लियोनाडाइट जो है वो बराबर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 फीट नीचे में जो ज्यादा मोटी परत है, यहाँ पे उम्दा किस्म का लियोनाडाइट पाया जाता है। अब ये लियोनाडाइट तैयार कैसे हो रहा है या क्रिएट कैसे हो रहा है, या इससे जो ह्यूमिक एसिड निकल के आ रहा है वो क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल है, उसका भी मैं एक छोटा सा आपको लॉजिक देती हूँ। देखिए पहली चीज तो ये जो परत है
ये सालों की प्रक्रिया है, जो भी हमारे घने जंगल हैं वहां पर ये परत निर्माण होता है, ये डेवलप होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये उस मिट्टी में डेवलप होती है जहां पे किसी प्रकार के केमिकल रसायन का इस्तेमाल नहीं होता। अभी किसान कोई भी जंगलों में जाकर के तो केमिकल छिड़काव नहीं करेगा ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जंगलों में जीव जंतु भी होंगे और हमारे छोटे छोटे जो भी है पेड़ पौधे भी होंगे। तो अभी जीव जंतु पेड़ पौधे, जो प्रकृति का नियम है कि अपघटित भी होंगे, फिर बारिश के पानी के साथ जाके जमीन की तली में इकट्ठा होंगे। तो ये जितना भी मटेरियल है, बारिश के पानी के साथ जाके जो तली में बराबर 20 फीट नीचे कलेक्ट होता है, यही अर्क को, इस पूरे मटेरियल को, अर्क को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। और इसी ह्यूमस में सबसे उम्दा किस्म का ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और ये सारे प्रोडक्ट, ये जो भी हमारे कंटेंट है वो पाए जाते हैं। ये एक वही इंटायर प्रोसेस है जिसके कारण आपको आरपीएस का अनबिलीवेबल रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए, इमेजिन कीजिए, ये कोई किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी में तैयार होने वाली चीज नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल पद्धति से तैयार हो रहा है, इसी वजह से वो आपको वहां पे अलग तरीके से रिजल्ट दे रहा है। तो ये तो बात हो गई तत्वों की, लेकिन आरपीएस जमीन में जाकर के काम कैसे करता है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको एक और ये बताती हूँ, ये तो बात हुई हमने तत्वों की कि इसमें कंटेंट कौन कौन से हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आरपीएस के इस्तेमाल की, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इसको फसल की किसी भी अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे बीज उपचार हो, चाहे आपको बीज उपचार के बाद स्प्रे में इस्तेमाल करना हो, चाहे आप इरिगेशन या ड्रिप के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से आप इसको इस्तेमाल करना चाहे, मतलब आप किसी भी अवस्था में इसको फसल में दे सकते हैं। सबसे जरूरी बात, बीज उपचार किसी भी फसल की सबसे पहली सीढ़ी होती है, सबसे जरूरी कदम होता है। तो वहां पे आपको अगर अच्छे रिजल्ट आप चाहते हैं तो बीज उपचार में हमको रिकमेंड करना ही करना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी भी आपकी कंद वाली फसलें हैं, उदाहरण के तौर पे आलू है, प्याज है, लहसुन है, या इसके अलावा जो भी आपकी कंद वाली फसलें हैं, वहां पे अगर आप आरपीएस का सिंचाई के साथ या ड्रेंचिंग के साथ इस्तेमाल करते हैं तो अलग रिजल्ट देखने को मिलता है, प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलता है। मैं प्रैक्टिकली फैक्ट के ऊपर बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि एमपी की टीम के साथ मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकली फील्ड पे इसके रिजल्ट लिए हैं, उस बिहाफ पे मैं आपकी बात कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, चाहे कोई सी भी फसल हो, ऊपरी अगर मैं पौधे की बात करूं तो पौधे से ज्यादा कोई सी भी फसल, जितने भी तत्व हैं वो जमीन से उठाने का काम करती है। जमीन से उसको ज्यादा तत्व मिलेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अलग देखने को मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने आपको बोला कि आप इसको हर स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर स्टेज में इस्तेमाल करने का इसका अपना ही अलग फायदा है। उदाहरण के तौर पे बीज उपचार करेंगे तो अंकुरण क्षमता बढ़ेगी। उसके बाद अगर आप इसको सिंचाई के साथ इस्तेमाल करेंगे या सीधा जमीन के अंदर देंगे, तो मिट्टी के अंदर जाने के बाद ये क्या करेगा, जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाएगा। एक चीज पे ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी किसान जैविक खेती करे, चाहे वो रासायनिक खेती करे, इस पूरी इंटायर प्रोसेस में बैक्टीरिया, जीवाणु, सूक्ष्म जीव, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बिना कोई किसान खेती नहीं कर सकता। मैं यहाँ तक कि आपको बोल सकती हूँ, जिस दिन जमीन से ये बैक्टीरिया खत्म हो गए, कोई किसान कुंटलों से या टनों से यूरिया डीएपी पे इस्तेमाल करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। तो आज के समय में जो सबसे बड़ा विषय है कि खेती तो हमें करनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी जमीन के मित्र जीव हैं उनको भी हमको संभालना है। क्योंकि हो क्या रहा है, एक्सेसिव केमिकल का इस्तेमाल करते करते ये हमारे मित्र जीव या केचुए, ये हमको दिखाई देने बंद हो गए। केचुए तो बहुत मुश्किल से ही देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन सिंचाई में अगर आप आरपीएस का इस्तेमाल करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या करेगा, ये जमीन में जाकर के जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जमीन के अंदर जितने भी आपके काम के तत्व हैं, देखिए पहली चीज समझिए, फसल को नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको तो जड़ों की कक्षा में जो तत्व मिलेंगे वो तत्व उठाएगा। लेकिन अगर आप ये समझिए कि जमीन के अंदर कुछ ऐसा तत्व जाता है जो हानिकारक तत्वों को जड़ों की कक्षा से दूर भेज दे, और जितने भी काम के तत्व हैं सिर्फ वो जड़ की कक्षा में रहें, तो वही आपकी फसल में निकल के आएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आरपीएस लिक्विड का। जितने भी काम के तत्व हैं उनको जड़ों की कक्षा में रखेगा, खराब वेस्ट मटेरियल को जड़ों की कक्षा से दूर भेज देगा। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज
धीरे धीरे आपकी जमीन की कंडीशन को सुधारने का काम करेगा। जो सालों पहले आपकी जमीन हुआ करती थी, उस कंडीशन पे ये आपकी जमीन को लेकर के आएगा। तो ये तो था सिंचाई के माध्यम से। अब बात करते हैं स्प्रे के लिए। तो देखिए बहुत जगह पे अभी किसान क्या करते हैं, अभी चाहे हमारा इंसेक्टिसाइड हो, चाहे कीड़ों को मारने की किसी भी प्रकार की दवाई हो, हम इसमें हार्श से हार्श केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। अब उस कंडीशन में क्या होता है, वो केमिकल का कहीं ना कहीं आपके पौधे के ऊपर भी तो स्ट्रेस आता है। एक तरीके से स्ट्रेस ही है, चाहे वो प्राकृतिक स्ट्रेस हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की दवाई का हो। कई बार किसान आपको बोलेंगे भी कि हमने ये दवाई का छिड़काव किया जिसका दुष्परिणाम की फसल जल गई या खराब हो गई। उस स्थिति में अगर हम उसी पर्टिकुलर दवाई के साथ आरपीएस मिक्स करके उसका छिड़काव करते हैं, तो आरपीएस फसल के तनाव को भी दूर करने का काम करता है। पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ। देखिए जड़ के विकास के बाद जो ऊपर की जो ग्रोथ है, चाहे वो पत्ते तने शाखाओं का विकास हो, फूलों का विकास हो, फलों का विकास हो, फिर फलों का पकना हो, ये सारी स्टेज में हर एक पौधा अपने शरीर से हार्मोन्स रिलीज करता है, और उस हार्मोन को स्टिमुलेट करने का, बढ़ावा देने का काम ही आरपीएस करेगा। मतलब अल्टीमेटली ये किसी भी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ को और बूस्ट करेगा। कुछ लोग कहते भी हैं कि हमने इसको छिड़काव में इस्तेमाल किया है, एक खेत में नॉर्मल रिजल्ट है, लेकिन जहां छिड़काव में इस्तेमाल किया वहां पर एकदम से पत्तों के ऊपर हमको हरियाली देखने को मिलती है। जिस प्रकार से यूरिया इस्तेमाल करता है किसान, आज यूरिया डाला, 2 दिन बाद फसल के ऊपर हरापन दिख गया, किसान खुश कि यूरिया ने अपना रिजल्ट दे दिया। सिमिलरली वही प्रोसेस बिना यूरिया के भी आरपीएस अपना काम कर देता है। क्यों? वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसके बेनिफिट थे। अभी मैं बात करती हूँ डोजेज एंड रिकमेंडेशन के लिए कि कहाँ पे कितनी मात्रा में आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो देखिए अगर हम बात करें कि बीज उपचार की प्रक्रिया में आरपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 3 से 5 ml मात्रा हमको प्रति किलो बीज के लिए इस्तेमाल करनी है बीज उपचार में। उसके बाद अगर हम छिड़काव में इस्तेमाल कर रहे हैं, स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 15 लीटर का पंप कई जगह पे 20 या 25 लीटर का पंप भी इस्तेमाल होता है। तो आपको सीधा सा कि अगर 15 लीटर का पंप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें 30 से 50 ml तक का आप डोज रख सकते हैं आरपीएस लिक्विड का। अब बात करते हैं सिंचाई की, ड्रेंचिंग की, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन हो, फ्लड इरिगेशन हो, खुले पानी के साथ सिंचाई के साथ आप देना चाहते हैं, जहां ड्रिप लगी है वहां देना चाहते हैं, तो यहाँ पे सब जगह पे आपको क्या करना है, प्रति एकड़ में 1 लीटर का डोज हमें देना ही देना है फॉर बेटर रिजल्ट। तो ये आपका आरपीएस लिक्विड था। अभी बात करते हैं हम ग्रैनुल के ऊपर। तो देखिए अगेन, जो लियोनाडाइट हमने लिक्विड में लिया है, वही सिमिलर आपका जो लियोनाडाइट है वो हमारे दानेदार में भी है। अभी एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 2 पैकेट की पैकिंग दिख रहा होगा। एक सबसे ऊपर में ये हमारा ओल्ड पैकिंग है, एंड सेकेंड वन इज न्यू पैकिंग। ये दोनों पैकिंग में जो डिफरेंस है वो हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज, पहले हम 2.5 किलो की मात्रा में ये पैकेट देते थे, अभी हम इसको 2 किलो या आधा किलो की पैकिंग में हमने इसको डिवाइड किया है। तो अभी इसको जो चेंज करने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए हमारे पास पहले, चाहे हम आरपीएस लिक्विड और ग्रैनुलर के अलावा जो प्रोडक्ट रेंज की बात करें, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट भी एड ऑन था जिसका नाम था राइजोरिच। राइजोरिच क्या, जिसके अंदर हम लोग जो मित्र फंगस इस्तेमाल करते थे, माइकोराइजा। तो अभी हमने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, फॉर बेटर रिजल्ट, फॉर बेटरमेंट, हमने नए वाले पैकेट के अंदर वही राइजोरिच प्रोडक्ट को एडअप कर दिया है। एडअप करने का सबसे बड़ा कारण क्या, ताकि किसानों को और बेहतर रिजल्ट मिले। अभी देखिए माइकोराइजा क्या रिजल्ट दिखाता है या उसका बेनिफिट क्या होता है, वो भी एक बात समझ लेते हैं। तो बेसिकली माइकोराइजा आपके पौधों की जड़ के ऊपर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है, मित्र फंगस होता है, जो जमीन के अंदर असली ट्रांसपोर्टेशन का, जड़ को सुरक्षा देने का काम करेगा। अगेन वही बात, किसी भी लैब या फैक्ट्री में तैयार होने वाली प्रोसेस नहीं है। अभी ये क्या करेगा, ये जमीन में जाकर के और ज्यादा बेटर रिजल्ट देने का काम करता है। इसलिए कंपनी ने क्या किया, मात्रा को कम करके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, सो दैट किसान को इसका और बेहतर रिजल्ट मिल सके। अभी हम बात करें इसकी डोजेस की, तो
अभी 2 किलो का जो पैकेट है, आपको 2 पैकेट प्रति एकड़ में इस्तेमाल करने, मतलब 4 से 7 या 8 किलो मात्रा भी आप दे सकते हैं, डिपेंड करता है फसल के ऊपर भी। देखिए, जहां पे अगर वेजिटेबल क्रॉप का एरिया है, वहां पे कुछ लोग इसकी मात्रा ज्यादा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ जगह पे जहां पे किसान मिला जुला जैविक, मतलब कुछ प्रतिशत यूरिया डीएपी की मात्रा इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ प्रतिशत ऑर्गेनिक की मात्रा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर आप 2 से 4 किलो मात्रा प्रति एकड़ आपको देना ही देना है फॉर बेटर रिजल्ट। तो ये आपका दानेदार है। उसके बाद बात करते हैं कि दानेदार के फायदे क्या हैं, वो भी समझते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी जमीन के पीएच लेवल को सुधारने का काम करता है। देखिए, पीएच लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझना भी जरूरी है। हर फसल का अपना अपना अलग पीएच लेवल मेंटेन करना जरूरी है। देखिए, चाहे वो फल सब्जी हो, चाहे वो अनाज हो, हर फसल के लिए जमीन का पीएच लेवल अलग मायने रखता है, या वो अलग तरीके से कैलकुलेशन होता है। लेकिन अभी फसल को तो अंदाजा नहीं है ना कि मुझे कब अपना पीएच फ्लक्चुएट करना है। दूसरी चीज, कहीं पे अगर पानी की दिक्कत है, या कहीं पे बहुत ज्यादा क्षारीय या बहुत ज्यादा अम्लीय पानी है, तो उसकी भी दिक्कत होती है। अभी पीएच गड़बड़ का सबसे बड़ा कारण क्या है वो समझते हैं। देखिए, अगर आपकी जमीन का पीएच लेवल गड़बड़ है और आपने कितने भी काम के पोषक तत्व जमीन में पहुंचाए हैं, तो मेरा यकीन मानिए वो तत्व जमीन में पड़े तो होते हैं, लेकिन पौधा उनको ग्रहण नहीं कर पाता, एडप्ट नहीं कर पाता। इसी वजह से कई जगह पे किसान ये भी बोलते हैं कि हमने हर चीज इस्तेमाल की, लेकिन वो फसलों के अंदर लगती ही नहीं है। तो वहां पे कहीं ना कहीं पीएच लेवल गड़बड़ होता है। तो ये ऑटोमेटिकली अपने जमीन के पीएच को सुधारने का भी काम करेगा। सिमिलरली, दानेदार जितना जमीन में जाएगा, जीवाणु की संख्या डेवलप होगी, जीवाणु जितने डेवलप होंगे उतने ही आपकी जमीन में नमी बनती रहेगी। नमी का सबसे बड़ा कारण क्या? देखिए, नमी बनेगी तो प्रॉपर तरीके से हवा, पानी, प्रकाश पूरी तरीके से जड़ों के अंदर जाएगा, गहराई में जाएगा, जड़ें अच्छी तरीके से डेवलप होंगी। जड़ें ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप होंगी तो जमीन के अंदर पानी धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डेवलप होगी, जिसका रिजल्ट हमको पौधों के ऊपर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद बात करें, मैंने अगेन आपको रिपीट कर दिया है, सूक्ष्म जैविक तत्व मतलब जितने भी काम के हमारे जीवाणु हैं, उनका भी डे बाय डे बेटरमेंट करने का ये दानेदार काम करेगा। तो ये अभी आपका यहाँ पे दानेदार खत्म होता है। अभी हम बात करते हैं सॉइल गार्ड के ऊपर। तो देखिए, सॉइल गार्ड मैंने आपको जैसा कि कैटेगरी बताई थी, सॉइल गार्ड हमारा बेसिकली फंगीसाइड की श्रेणी के अंदर आता है। फंगीसाइड, फफूंदीनाशक। सबसे पहली चीज तो समझना ये जरूरी है, तो भी फंगल इन्फेक्शन है या किसी भी प्रकार की मृदा जनित रोग है, फंगस के या कवक के, उसका परिणाम हमको फसल के ऊपर लंबे समय तक देखने को मिलता है। तो सबसे बढ़िया काम होता है क्या, कि आप शुरुआत से ही अगर मिट्टी को उपचारित कर दें, तो आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट देखने को मिलता है। अभी कुछ जगह पे कुछ लोग केमिकल कंटेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा जिन किसानों में अवेयरनेस आती जा रही है, तो फंगस को खत्म करने के लिए वो मित्र फंगस जैसे कि ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, इनका भी इस्तेमाल करते हैं बीज उपचार के वक्त भी। और सबसे ज्यादा तो ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास का जो इस्तेमाल है वो बीज उपचार के वक्त ही किया जाता है। तो अभी मैं बात करूं अगर सॉइल गार्ड की, हमने इस गार्ड को बेसिकली जितने भी आपके मृदा जनित रोग हैं उनको खत्म करने के लिए ही बनाया है। इसमें फंगस को दूर करने के लिए तत्व हैं ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास। फिर बात करते हैं हम पेसिलोमाइसिन, मतलब आपकी जमीन में जितने भी निमाटोड, या कह लीजिए आम भाषा में जिसको हम कहते हैं पौधों का कैंसर, पौधों की जड़ों में जो गिठाने हो जाती है, जिसे हम निमाटोड कहते हैं, उस प्रॉब्लम को खत्म करने का काम करता है पेसिलोमाइसिन, वो हमने इसके अंदर ऐड किया है। फिर इसमें कुछ भाग हमने मेटाराइजम का भी रखा है। देखिए, मेटाराइजम की खासियत होती है, जितने भी आपकी जमीन में सूक्ष्म जीव है, चाहे वो आपके दीमक है या आपके माहू कीट है, ये बेसिकली जड़ को कतरने का काम करते हैं। तो मेटाराइजम ये छोटे छोटे कीड़े जो जमीन में नुकसान पहुंचाएंगे उनको भी खत्म करने का काम करेगा, लेकिन जो आपका व्हाइट ग्रब है या गोबर कीड़ा है उसके ऊपर ये काम नहीं करेगा। मेक श्योर रखिएगा, वहां पर ये काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमने ये 4 तत्वों से मिलकर के सॉइल गार्ड बनाया है।
सबसे अच्छी चीज है कि अगर आप किसी फसल में फंगल इन्फेक्शन नहीं देखना चाहते, उदाहरण के तौर पे अभी सोयाबीन, मूंगफली या जितने भी अभी हमारी मानसून की फसलों में फंगल इन्फेक्शन हमको देखने को मिलता है, अगर आप शुरुआत में ही बीज को फंगीसाइड से उपचारित कर देते हैं तो प्रॉब्लम काफी हद तक रिजॉल्व हो जाती है। अगर आप उस समय नहीं दे पाए हैं तो आप इसको सीधा सिंचाई के साथ जमीन में इरिगेशन भी कर सकते हैं, वहां पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इसके डोजेस क्या है वो भी समझ लीजिए। अगर आप बीज उपचारित कर रहे हैं तो 5 से 10 ml मात्रा प्रति एकड़ बीज के लिए आपको रखनी है। अगर आप इसको सीधे जमीन में सिंचाई के पानी के साथ दे रहे हैं तो आधा लीटर मात्रा प्रति एकड़ के लिए विल बी इनफ, इतना आपका काम हो जाएगा उसमें। तो ये सॉइल गार्ड का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज समझिएगा, सॉइल गार्ड को कभी भी स्प्रे में रिकमेंड नहीं करना है। कई जगह पे ये मिस्टेक हुई भी है जब से हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कि इसको कुछ जगह पे लोग स्प्रे में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके अंदर तत्व है वो बेसिकली जितना ज्यादा जमीन में जाएंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्प्रे करने की जगह आप उसको सीधा जमीन पे देने के लिए फोकस कीजिए, तो ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अब बात करते हैं स्टिकोरिच के ऊपर। तो देखिए स्टिकोरिच बेसिकली कोई ज्यादा रॉकेट साइंस या टेक्निकल कंटेंट इसके अंदर नहीं है। आम भाषा में हम इसको चिपको ही बोलते हैं। मैक्सिमम किसान इसके बारे में जानते हैं कि चिपको क्या होता है, कैसे काम करता है, बट मैं आप लोगों को फिर भी एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन के तौर पर बताती हूँ। देखिए चिपको का बेसिकली या स्प्रेडर का या स्टिकिंग एजेंट का काम क्या होता है, वो किसी भी दवाई के साथ मिल करके सबसे पहले तो इसको मिलाया किसमें जाता है, पहले हम इसको पानी में मिलाते हैं, फिर उस मिले हुए पानी के अंदर जो भी हमको छिड़काव के लिए दवाई इस्तेमाल करनी है उसको मिक्स करते हैं और उसको स्प्रे करते हैं। इसके फंक्शन क्या है काम करने के, ये किसी भी दवाई को पत्ते के ऊपर, फसल के ऊपर प्रॉपर तरीके से फैलाने का काम करेगा, स्प्रेडिंग का काम करेगा, साथ ही साथ पेनिट्रेट करने का, पेनिट्रेशन का काम करेगा, उसके अंदर प्रॉपर को समाहित करने का काम करेगा। ऑल इन सॉल अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो किसी भी दवाई के असर को थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट देने के लिए चिपको बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, स्पेशली मॉनसून के सीजन में। उदाहरण के तौर पे अभी मानसून की फसलों में किसान बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करेगा, छिड़काव में दवाई का भी इस्तेमाल करेगा। उसने दवाई का स्प्रे किया, बारिश का पानी गया, दवाई वेस्ट हो गई, किसी काम की नहीं। अभी ऐसी स्थिति में अगर वो इसी को चिपको के साथ उसको दवाई को मिक्स करेगा तो क्या ज्यादा लंबे समय तक फसल के ऊपर दवाई को चिपकाने का काम करेगी, मतलब संतुलित मात्रा को प्रॉपर जगह पे पहुंचाने का काम चिपको करेगा। ये तो थे इसके फंक्शन ऑफ एरिया। अभी बात करते हैं मात्रा की। तो देखिए मैंने स्क्रीन पे डोजेस 0.25 ml। कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये भी होता है कि 15 लीटर के पंप में अगर हमको उसको मिक्स करना है तो कैसे करें, कैसे इस्तेमाल करें। और इजी समझना हो तो इसका देखिए 50 ml की सिंपल सी बॉटल आती है, 200 लीटर पानी के साथ आप इस 50 ml बॉटल को मिक्स कर लीजिए। फिर वो 200 लीटर पानी में से जितना भी पानी हमको स्प्रे में इस्तेमाल करना है हम सिमिलरली कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टिकोरिज यहाँ पे वाइंड अप होता है। अभी बात करते हैं हम बैक्टोरिज के ऊपर। देखिए बैक्टोरिज अभी तक के धन्वंतरी की जितनी भी प्रोडक्ट रेंज है, इन सारी प्रोडक्ट रेंज में से वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है मेरी। मैं अपनी इंडिविजुअली बात करती हूँ। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसान को फायदा पहुंचाने की। हम बोलते हैं किसान अगर थोड़ी सी टेक्नोलॉजी या थोड़ी सी प्रोसेस के अंदर सुधार कर ले तो वो अपना उत्पादन बढ़ा सकता है। देखिए किसान वैसे भी बहुत खर्चा करता है, लेकिन अगर आप वो खर्चा सही जगह पे करें तो आपको उसके बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया है क्या, या बैक्टीरिया काम कैसे करते हैं, या किस तरीके से ये काम करेंगे, इनका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, वो मैं आज आप लोगों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। बट उसके पहले आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे देख लीजिए, हमने जो बैक्टीरिया जो बनाया है, सिंपल सा आपको यहाँ पर ये किट दिखाई दे रहा है। ये जो किट है, इस किट के अंदर हमने 5 बैक्टीरिया की बोतल दी है और एक 100 ग्राम वैम्प मतलब वही हमारा फंगस का पैकेट दिया है, जिसके अंदर हमने जितने भी हमारे जीवाणु हैं उनका खाना भी, भोजन भी डाला हुआ है। अभी बात करें बैक्टीरिया की, तो सबसे पहले तो ये सारे बैक्टीरिया 100 ml की मात्रा में है।
कंजर्शियम नहीं है, मतलब सारे एक जगह पे नहीं है, हमने अलग अलग बॉटल में इनको फिल करके दिया है। इस वजह से इनकी जो लाइफ साइकिल है वो बढ़ जाती है, ज्यादा लंबे समय तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली बॉटल पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बना हुआ है एन, मतलब एक नाइट्रोजन का बैक्टीरिया, दो फास्फोरस के बैक्टीरिया, एक पोटाश का बैक्टीरिया और एक जिंक का बैक्टीरिया, ऐसे करके 5 बैक्टीरिया की बॉटल हो गई। अब आपको यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे 4 अलग अलग डिफरेंट किट दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर हर किट के नीचे एन 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 इसके आगे अलग अलग नाम लिखा हुआ है। उसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। तो देखिए, एन मतलब नाइट्रोजन। अभी नाइट्रोजन का बैक्टीरिया हर फसल के अनुरूप अलग होता है। जैसे मैं फल सब्जियों की बात करूं तो उसके लिए एजिटोबैक्टर काम आता है। अगर मैं बात करूं हमारे शुगर केन के लिए या हमारे इसके लिए जितनी भी दलहन तिलहन वाली फसलें हैं उनके लिए, तो इनके लिए एसिडोबैक्टर या राइजोबियम इस प्रकार का बैक्टीरिया काम आता है। तो हमने क्या किया, बेसिकली जिस फसल के लिए जो नाइट्रोजन का बैक्टीरिया जरूरी है, उदाहरण के तौर पे पहला आप चित्र देखिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए नाइट्रोजन का एजिटोबैक्टर है, वो एक लिया, बाकी के चारों की चारों बॉटल सिमिलर। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, हर पैकेट के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन का बैक्टीरिया चेंज हुआ है, बाकी के सारे बैक्टीरिया एज इट इज हैं, सिमिलर हैं, वही इसके साथ वैम का पैकेट भी है। ये तो बात होगी बैक्टीरिया की। अभी ये फंक्शन कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे, वो समझना जरूरी है। तो देखिए, जो 100 ml की मात्रा है, 100 ml की मात्रा में से जो 1 ml मात्रा है, उस 1 ml मात्रा में जो मैं बैक्टीरिया का सेल काउंट अगर कैलकुलेट करूं, मतलब 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 यानी कि 1 ml में 20,000 करोड़ बैक्टीरिया का सेल काउंट। अभी आप अंदाजा लगाइए, 100 ml मात्रा के हिसाब से जो 5 बॉटल है, मतलब आधा लीटर मटेरियल में पहले ही हमने करोड़ों खरबों की तादाद में बैक्टीरिया का सेल काउंट दे दिया। अब ये क्या करेगा, जैसे जमीन में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का काम करेगा, गुणा भाग करके खुद की संख्या को बढ़ाएगा। खुद की संख्या को बढ़ाने के बाद आपकी फसल को जितना भी जरूरी तत्व चाहिए उसको भोजन के रूप में उपलब्ध कराने का काम करेगा। उदाहरण के तौर पे आज जो किसान यूरिया डीएपी के माध्यम से नाइट्रोजन देता है, उदाहरण के तौर पे एक यूरिया की बोरी में 46% नाइट्रोजन है। हम साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसमें से 20 to 40% नाइट्रोजन ही कोई फसल अडेप्ट कर पाती है या उठा पाती है। वो भी डिपेंड करता है मिट्टी की कंडीशन पे। जहां पे सॉइल प्रॉपर है या मिट्टी अच्छी है तो वहां पे ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जहां पे मिट्टी की क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ है तो वहां पे कुछ प्रतिशत ही नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होगी। लेकिन उस नाइट्रोजन में से, यूरिया की मैं बात कर रही हूँ, उसमें से 100% कुछ ना कुछ नाइट्रोजन लीच आउट होगी ही होगी। मतलब वो लीचिंग हो जाएगी, जड़ों की कक्षा से दूर चली जाएगी, कुछ हवा में वाष्पीकृत भी होगी। अब ऐसी स्थिति में अगर आपकी फसल के लिए उदाहरण के तौर पे नाइट्रोजन अगर कम कर पड़ने वाली है और आपकी जमीन में नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला या स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है या बैक्टीरिया है, तो वो क्या करेगा, वो हवा से नाइट्रोजन कलेक्ट करके, जमीन से कलेक्ट करके आपकी फसल को भोजन के रूप में प्रोवाइड करेगा। क्योंकि अगर हम बात करें सिर्फ नाइट्रोजन की, तो हमारे पूरे हवा में, एटमॉस्फेयर में 78% भाग नाइट्रोजन का ही है। मतलब वो जो भी प्राकृतिक कंटेंट है वहीं से एब्जॉर्ब करके फसल को मुहैया कराएगा, तो उसका जो रिजल्ट है वो अलग देखने को मिलता है। तो यहीं पे सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है कि बैक्टोरेज के साथ जो हम हमारे बाकी के खादों की मात्रा को कम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कोई किसान 100 किलो इस्तेमाल कर रहा था तो उसमें से कम मिनिमम 30 से 40 किलो तो बर्बाद ही होता है। ये मैं आपको नॉर्मल एवरेज फिगर बता रही हूँ, इससे ज्यादा भी बर्बाद होता है। लेकिन अगर उसी जगह पे किसान ने वो खाद की मात्रा को कम करके अगर जीवाणु या मित्र जीव बैक्टीरिया अपनी जमीन में पहुंचाए होते तो वो कम मात्रा भी संतुलित जगह पे पहुंचती। इसलिए मैं आपको बार बार एक ही चीज समझाने के ऊपर फोकस कर रही हूँ कि बैक्टीरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट अलग क्यों देखने को मिलता है। तो इसीलिए अगर हम बात करें उत्पादन बढ़ाने के लिए या किसान के बेनिफिट के लिए, तो उसमें डेफिनेटली बैक्टीरिया बहुत अपना अलग रोल प्ले करता है। ये एक जो किट है हमको 1 एकड़ के एरिया के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल करना है।
1 एकड़ के एरिया में कैसे इस्तेमाल होगा? उदाहरण के तौर पे बीज उपचार की प्रक्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कोई भी व्यक्ति वाकई में अगर अपनी फसल में अनबिलीवेबल रिजल्ट चाहता है तो बीज उपचार की प्रक्रिया में उसको बैक्टीरिया पे फोकस करना ही पड़ेगा। हर बॉटल में से थोड़ी थोड़ी मात्रा निकाल करके आरपीएस को मिक्स करके पहले हमको बीज उपचार करना है। फिर बचे हुए किट को हमको, जो भी हम फसल की बोनी कर देते हैं, बोनी के तुरंत बाद जैसे ही हम लोग फर्स्ट इरिगेशन करते हैं, हमको सिंचाई के पानी के साथ बचा हुआ रिमेनिंग किट इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया वाइंड अप होता है। अभी हम बात करते हैं फ्लोरा रिच के ऊपर। तो देखिए, फ्लोरा रिच की अगर बात करें तो इसके कौन से तत्व हैं, किनसे मिलकर के बना हुआ है? तो बेसिकली सीवीड एक्सट्रैक्ट, फुलविक एसिड मतलब समुद्री शैवाल, और जितने भी अदर माइक्रो न्यूट्रेंट है जो किसी भी फ्लावरिंग स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इन तत्वों से मिलकर के इसको बनाया है। अभी बात करते हैं कि कौन सी फसलों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कौन सी स्टेज में इसका देना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो उदाहरण के तौर पे जितनी भी हमारी फल फूल सब्जी वाली जो सब फसलें हैं, जहां से पत्तों तने शाखाओं के विकास के बाद जब फूलों की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट होती है, उस स्टेज में हम फ्लोरा रिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपास की फसल है, कपास की फसल के लिए फूलों का बहुत महत्व है। उस फसल में भी आप जब पत्ते तने शाखा का विकास हो जाए उसके बाद आप इसको स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आरपीएस को सिमिलरली मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट। अब बात करें अनाज या दलहन वाली फसलें, तो यहाँ पे अगर हम फ्लोरा रिच थोड़ा स्किप भी करेंगे तो चलेगा। इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हम दूसरे दे भी सकते हैं। मतलब अननेसेसरली हमको किसान का खर्चा नहीं बढ़ाना है, जहां पे उसका काम प्रॉपर तरीके से हो जाए हमें वो चीज उनको सजेस्ट करनी है। तो फोकस यही कीजिएगा, स्पेशली फ्लावरिंग स्टेज को ग्रो अप करने के लिए हमको फ्लोरा रिच इस्तेमाल करना है। अब इसके डोजेस और रिकमेंडेशंस क्या है? 15 लीटर के पंप में 50 ml मात्रा विल बी इनफ। इतनी मात्रा मिला करके हमको उसका छिड़काव में इस्तेमाल करना है। अभी बात करते हैं इम्यूनोरिच के ऊपर। तो देखिए, इम्यूनोरिच और सिल्कोरिच मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि दोनों ही प्रोडक्ट हमारा बायो इंसेक्टिसाइड की कैटेगरी में आते हैं। अभी इम्यूनोरिच अल्ट्रा जो नया प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इसके बहुत अनबिलीवेबल रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, बट कुछ लोगों का कहना होता है कि जितनी भी नीम के अर्क से बनी हुई दवाइयां होती है उनके रिजल्ट नहीं देखने को मिलते हैं। अभी मैं आपको एक सबसे बेसिक फंडा यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ, पर उसके पहले ये समझ लीजिए कि हमने इसके अंदर तत्व कौन कौन से इस्तेमाल किए। तो देखिए, इसके अंदर नीम, करंज, लहसुन, अदरक, इन सब का हमने एक्सट्रैक्शन करके वही तत्व इसमें इस्तेमाल किए हैं। दूसरी बात है कि अभी ये काम कैसे करता है, कुछ लोगों का, कुछ नहीं, मैं किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ। 90% किसानों का थॉट प्रोसेस होता है कि नीम की दवाई रिजल्ट नहीं देती, या नीम की दवाई से कभी भी हमको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि देखिए, हमने इसके अंदर कोई केमिकल तो इस्तेमाल नहीं किया है कि कीड़े आपको दिखे आपने तुरंत उसके ऊपर इसको स्प्रे किया और वो केमिकल ने जाकर के कीड़े को खत्म किया। हमने इसके अंदर वो प्राकृतिक तत्व इस्तेमाल किए हैं जो किसी भी कीड़े को मारने से ज्यादा उसके जीवन तंत्र को गड़बड़ करने का काम कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अभी जीवन तंत्र क्या है या उसको गड़बड़ करने के लिए नीम किस तरीके से काम कर रहा है, ये सब समझने के लिए पहले हमको ये जितने भी कीड़े हैं इनके लाइफ साइकिल को समझना पड़ेगा कि नीम की दवाई क्यों इफेक्टिव है और किस तरीके से काम करती है। तो अगर मैं एक नॉर्मल किसी भी पेस्ट की लाइफ साइकिल का डिस्कशन करूं, तो देखिए, जितना पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जितने भी परजीवी हैं इनको प्रकृति ने जो पनपने का टाइम दिया है वो अमावस्या की 4 दिनों में दिया होता है। मतलब अमावस्या से 2 दिन पहले जो आपको यहाँ पे एडल्ट दिखाई दे रहा है, ये मादा, फीमेल जो है मैटिंग करके आपके खेत में अंडे छोड़ के जाते हैं, और अमावस्या से 2 दिन बाद ये अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी अवस्था तक ये बच्चे रिपीटेडली स्पीड में सिर्फ खाने का काम करते हैं। ये इस स्पीड में खाते हैं कि रात रात भर में फसल खराब कर दे। अब यही स्टेज जो होती है किसान के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक होती है, मतलब किसान सबसे ज्यादा परेशान यहीं पे होता है। यहाँ पे उसको आतंक दिखता है, वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाला केमिकल लाने को तैयार होता है। लेकिन एक चीज समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज अगर हम किसी भी प्रकार के केमिकल का भी छिड़काव करें, वो केमिकल को भी कोई भी व्यक्ति रिपीट करने का जो टाइम बोलता है वो 15 से 20 दिन के बाद ही बोलता है।
मतलब अगेन वो 20-25 दिन के बाद दवाई को रिपीट कीजिए तो आपको कंसिस्टेंसी दिख जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी कुछ जगह पे ये भी प्रॉब्लम है कि किसान खुद बोलते हैं कि हमने हैवी हैवी केमिकल डाल के देख लिए, लेकिन कीड़ों के ऊपर असर नहीं दिख रहा है। मतलब क्यों? क्योंकि कीड़ों का रेजिस्टेंस पावर हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया है उनको हैवी केमिकल पिला करके। तो देखिए, ना वो केमिकल से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो बेहतर है कि हम उनके लाइफ साइकिल को ब्रेक करें। लेकिन लाइफ साइकिल को ब्रेक करने के पहले लाइफ साइकिल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, पहले के टाइम में लोगों के पास कोई केमिकल नहीं था, कोई रसायन नहीं था, लेकिन खेती तो सालों से हो रही है ना, कृषि प्रधान देश में रहते हैं हम लोग। उस समय पे हमारे दादा परदादा अमावस्या पूर्णम इनके महत्व को बहुत ज्यादा फोकस करते थे, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे। तो वो क्यों काम करते थे? इस एंटायर जो प्रोसेस को कहा जाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कीड़ों को आने के पहले उनकी रोकथाम कर लेना। उदाहरण के तौर पे जितनी भी नीम वाली दवाई है, अभी जैसे हम बात करें हमारे इम्यूनोरिच अल्ट्रा की, तो इसके अंदर नीम भी है, करंज भी है, लहसुन भी है, गार्लिक भी है। आपने अमावस्या से 2 दिन पहले इसको यहाँ पे स्प्रे किया। अब जो कोई भी माता आपके खेत में अंडे देने आने वाली है, तो जब वो वहां पर अंडे देने के लिए आएगी, सबसे पहली चीज करंज और लहसुन की जो तीखी स्मेल है वो रिपेलेंट का काम करेगी, और वो मादा वहां से पलायन, मतलब 70 to 80% तो पलायन ही करेंगे, 100% पड़ोसी खेत में जाएंगे। और कुछ प्रतिशत अगर बैठ करके वहां पर अंडे देते भी हैं, तो वो उस समय पे पत्ती का सेवन भी करेगी। और पत्ती के सेवन के साथ क्या होगा, उसके शरीर के अंदर नीम जाएगा। नीम की खासियत होती है वो किसी भी कीड़े को स्टेराइल बनाने का, यानी कि नपुंसक बनाने का काम करती है। अभी मादा के शरीर में गया अंडा, अंडे से आने वाली नेक्स्ट जनरेशन स्टेराइल हो गई। तो ये तो हो गया पहला स्टेज। अभी बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। तो जो अमावस्या के 2 दिन बाद अगेन हम इसको स्प्रे करने को बोल रहे हैं, उस कंडीशन में जैसे ही छोटे बच्चे बाहर आकर के खाना खाएंगे और खाना खाने के लिए पत्ती का सेवन करेंगे, तो उनके मुंह के अंदर नीम भी जाएगा, और कड़वा होने के कारण वो पत्ती को खाना छोड़ देंगे, वो खाने को नहीं खाएंगे। और ये ऐसी अवस्था होती है जिस अवस्था में अगर इन छोटे बच्चों को खाना नहीं मिले तो वो भूखे मर जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये क्या किया हमने, सीधा उसकी नेक्स्ट जनरेशन को अटैक किया, उसको रोक दिया। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताती हूँ। अभी हम अगर बात करें, हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के सराउंडिंग मूंग का बेल्ट सबसे ज्यादा था, और मूंग में सबसे ज्यादा प्रकोप कीड़ों का ही होता है। ये लाइव रिजल्ट लिए हुए किसानों का खुद का कहना है कि फसल लगने के तुरंत बाद हमने इम्यूनोरिच, सिल्कोरिच और आरपीएस लिक्विड का रिपीटेडली हमने स्प्रे किया। तो अगर कुछ प्रतिशत कीड़े थे भी, तो वो कीड़े पत्तियों को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे थे, मतलब पत्तियों को नहीं खा रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं हमने उनकी जनरेशन को वीक कर दिया, कमजोर कर दिया। तो ये असल मायने में नीम का काम करने का तरीका है। अब लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, उदाहरण के तौर पे आप किसी व्यक्ति से मिले, उसने कहा कि भाई मुझे कीड़ों की दवाई चाहिए, हमने कीड़ों की दवाई के लिए उसको इम्यूनोरिच अल्ट्रा पकड़ा दिया। तो अभी तो ऑलरेडी वो कीड़े इतने डेवलप हो गए हैं, इतने स्ट्रांग हो गए कि आप उस पर नीम या कोई सी भी दवाई डालोगे वो अभी असर ही है, क्योंकि वो जनरेशन ब्रेक तो उस समय नहीं कर सकते। इसलिए कुछ लोगों को उसका रिजल्ट नहीं मिलता और हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं कि इम्यूनोरिच का प्रॉपर रिजल्ट नहीं है। मेरा यकीन मानिए, कीड़ों के आने का वेट नहीं करना है, उनको आने के पहले ही अगर आप रोकथाम कर लेंगे, तो आप जो किसान 100% खर्चा केमिकल में करने वाला है, वो उसका 110%, 22-25% पे उसका खर्चा आ जाएगा, उसका खर्चा ऑटोमेटिकली कम ही होगा। तो ये तो बात थी इम्यूनोरिच की, कि हमको लाइफ साइकिल ब्रेक करने के लिए। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल तरीके से कंट्रोल करने के लिए। तो देखिए, कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये भी थी कि अभी हाल में अगर हमको कीड़े दिख रहे हैं, तो अभी क्या हम अमावस्या का वेट करें, उस समय पे हम इम्यूनोरिच का छिड़काव करेंगे, फिर उस समय तक क्या करना चाहिए। तो उसी कंडीशन में कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, सिल्कोरिच, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको इम्यूनोरिच पे बिलीव नहीं हो पाता था समहाउ। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर किसान के साथ अभी एकदम इमिडिएटली प्रॉब्लम है कीड़ों की, तो वो वेट नहीं करेगा, उसको तो जो बेस्ट टू बेस्ट चीज मिलेगी वो उसका इस्तेमाल करेगा। तो पर हम बात करें सिल्कोरिच की और अगेन ऑर्गेनिक मैटर की, तो सिल्कोरिच भी हमारा उतना ही परसेंट ऑर्गेनिक है जितना कि हमारा आरपीएस,
चाहे हमारे सहाने सर हो या बाकी के दूसरे सर हो, बहुत सारी मीटिंग में हमने इसको पी करके भी बताया है। मतलब क्यों हम इसको पी रहे हैं, हमारी बॉडी में जाकर के कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन कीड़ों को डिस्ट्रॉय करेगा, 110% खत्म करेगा। क्यों करता है? तो देखिए सिल्कोरिच के अंदर जो हमने तत्व इस्तेमाल किया है, बेसिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड का पाउडर इस्तेमाल किया है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाउडर की अगर मैं बात करूं, तो ये जो पाउडर है इसकी प्रकृति होती है छोटे छोटे बारीक, बिल्कुल एकदम बारीक कांच के टुकड़ों के समान। तो जैसे ही आप इस पाउडर को आपके खेत में जहाँ पे भी कीड़ों का प्रकोप है वहां पे स्प्रे करते हैं, और जितने रेंगने वाले कीड़े हैं इनके कांटेक्ट में आते हैं, तो रेंगने वाले कीड़ों की बॉडी के अंदर वो पाउडर कट लगा देता है, और जैसे उनकी बॉडी के अंदर कट लगेगा तो उनकी बॉडी का पूरा मटेरियल रिलीज हो जाएगा, तो वो कीड़े ऑटोमेटिकली खत्म हो गए। मतलब केमिकल से मारने की जगह हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिज्म टेक्निक का उपयोग करके इनको डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं। तो ये सिल्कोरिच के बेनिफिट थे, या काम करने का तरीका था। मैं आपको सबसे आसान चीज बताती हूँ। कोई सी भी फसल है, देखिए कीड़े आएंगे ही आएंगे, रोग लगेंगे ही लगेंगे, फंगस इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन सब देखने को मिलेगा। मेरा सीधा सा लॉजिक है, जब आप किसान भी ये जानता है कि प्रॉब्लम आने वाली है, तो प्रॉब्लम के आने का वेट क्यों करना है? प्रिकॉशनरी अगर काम व्यक्ति करता है तो उसका खर्चा 110% कम होता है। तो किसी भी फसल की बोनी के तुरंत बाद से जब किसान अपना स्प्रे या छिड़काव इस्तेमाल करता है, अभी सीजन के जो भी गोभी लगेंगे या बाकी की फसलें आएंगी, उस समय में कीटों का होगा ही इफेक्ट 100%। तो सिमिलरली हमको क्या करना है, इम्यूनोरिच, सिल्कोरिच और आरपीएस लिक्विड साइमल्टेनियसली मिक्स करके छिड़काव करना शुरू करवा देना है। 15 लीटर के पंप में 30 से 50 ml तक इम्यूनोरिच की मात्रा रखनी है, 150 ग्राम हमको सिल्कोरिच पाउडर रखना है, और वही 30 to 50 ml हमको आरपीएस रखना है। तो ये तीनों चीजें मिला करके हम स्प्रे कर सकते हैं फॉर स्टार्टिंग प्रोसेस, शुरुआत से कीड़ों की रोकथाम के लिए। यहाँ पर आपका सिल्कोरिच खत्म होता है। अभी बात करते हैं नीमारिच की। तो देखिए नीमारिच आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली यहाँ पे जो ये आपको फोटोग्राफ दिख रहा है, इसमें ये सफेद कलर का कीड़ा बना हुआ है, जिसको हम लोग व्हाइट ग्रब या गोबर कीड़ा कहते हैं। सबसे पहली चीज, नीमारिच सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ग्रब के लिए है। अभी रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले मेरे पास एक और क्वेश्चन आया था कि कुछ कीड़ों का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो वहां पे हम सिल्कोरिच और नीमारिच मिक्स करके दे सकते हैं क्या? तो अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं, सिल्कोरिच पौधों के ऊपर जितने भी रेंगने वाले कीड़े हैं, जो पौधों के ऊपर कीड़ों का प्रकोप हो रहा है उसके लिए है। नीमारिच केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ आपका व्हाइट ग्रब के लिए है, जमीन के अंदर के गोबर कीड़े के लिए है। बाकी इसको आपको किसी और चीज में नहीं इस्तेमाल करना है, स्प्रे वगैरह में नहीं देना है। अभी बात करते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो देखिए हमने क्या किया है, अगर व्हाइट ग्रब की मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा जो है हमारा आलू, गन्ना, मूंगफली, इन सारी फसलों में सबसे ज्यादा नुकसान करने का काम करता है। ये जड़ को बेसिकली कतरने का काम करेगा, जड़ को डिस्ट्रॉय करता है, नीचे की नीचे जड़ खराब हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि फसल कितना निकले कर आएगा या नहीं भी आएगा। अब ऐसी कंडीशन में किसान सबसे हैवी केमिकल का इस्तेमाल भी करता है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो केमिकल का इफेक्ट जमीन में बहुत लंबे स्तर तक रहता है। बट अगेन, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर पे काम कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं, तो उसी रेंज में जो निमारिच प्रोडक्ट धनवंतरी लेकर के आई है, बेसिकली हमने इसको कैसे बनाया है, इसमें हमने एंटोमोको पैथोजेनिक निमाटोड्स इस्तेमाल किए। पैथोजेनिक निमाटोड बेसिकली क्या करेंगे, इसको ईपीएन पद्धति बोलते हैं, ईपीएन टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली क्या करेंगे, जैसे ही जमीन के अंदर ये जाएगा, जमीन के अंदर जाकर के ये सूत्रकृमि एक्टिवेट होकर के जितने भी व्हाइट ग्रब हैं उनको ढूंढ करके उनके ऊपर अटैक करेंगे, उनकी बॉडी के अंदर एंट्री लेंगे, और एंट्री लेने के बाद उनकी बॉडी का जो भी मटेरियल है उसको रिलीज कर देंगे। मतलब धीरे धीरे वो जमीन के अंदर ही डिसॉल्व हो जाएगा, खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, हमने यहाँ पे किसी प्रकार का कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं इस्तेमाल किया, कोई हार्मफुल केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, और ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये तो था इसका हमारे फंक्शन ऑफ एरिया की कैसे काम करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी हमारे मित्र जीव है, उदाहरण के तौर पे केचुए, उनके ऊपर कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, उसके ऊपर नहीं, सीधा सीधा से व्हाइट ग्रब को ही अटैक करेगा। अभी बात करते हैं डोजेस के ऊपर। तो देखिए क्या है, अगर आप इसको प्रिकॉशनरी इस्तेमाल कर रहे हैं,
मतलब अगर इम्पैक्ट अब किसान को पता है कि चाहे वो गन्ना लगाए चाहे मूंगफली लगाए, यहाँ पे उसको हर बार प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्रिकॉशनरी अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्री केयर में हमको 2 से 3 किलो मात्रा प्रति एकड़ में इस्तेमाल करनी ही करनी है। और अगर कुछ प्रतिशत असर दिखाई दे रहा है, ये तो बात हो गई कि नहीं दिया तब, अगर कुछ प्रतिशत असर दिखाई दे रहा है उस कंडीशन में क्या करना है, डोजेस को बढ़ा देना है, 4 किलो प्रति एकड़ रखना है। और अगर इम्पैक्ट बहुत एक्सेसिव दिख रहा है, मतलब बहुत जरूरत से ज्यादा इन्फेक्शन अगर आपको दिख रहा है, तो 5 किलो प्रति एकड़ का इसका डोज हमको रखना है। उदाहरण की तरकीब में अगर अगर मैं बात करूं कि इसको कैसे हमको इस्तेमाल करना है, तो उदाहरण के तौर पे हम गोबर खाद जो भी इस्तेमाल करने वाले शुरुआती खेत तैयार के बाद, तो गोबर खाद के साथ ये पर्टिकुलर पाउडर की मात्रा को मिक्स करके हमको खेतों में उसको डलवाना है। जैसे जैसे इरिगेशन का पानी उसमें लगता रहेगा, दवाई डिजोल्व होकर के जमीन में जाती रहेगी और अपने रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगी। तो ये नीमा रिच का है, स्पेशली गन्ने के लिए, मूंगफली के लिए, आलू की फसल के लिए, इन सब फसलों में ये कीड़ा सबसे ज्यादा प्रकोप करता है। वहां पे इसके अनबिलीवेबल रिजल्ट है। अभी पिछले ही सीजन में एमपी में हमने इसके आलू के ऊपर सबसे ज्यादा रिजल्ट लिए, क्योंकि आलू में सिमिलरली वाइट ग्रेप का प्रॉब्लम होता है, तो वहां पे भी हमने इसके रिजल्ट लिए, तो वहां इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट। देखिए इसी के साथ साथ अभी इसके लाइफ साइकिल को भी समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी मानसून का सीजन आएगा, हमने जैसे बाकी कीड़ों का लाइफ साइकिल समझा, उसी रेंज में ये व्हाइट ग्रब भी आते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो व्हाइट ग्रब है, अप्रैल मई और जून, इसमें क्या है, ये रूट फीडिंग करके जून के अभी सीजन में ये प्यूपा में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद जुलाई आते आते जो है एग अंदर जमीन में जाकर के डेवलप होते रहेंगे। फिर उसके बाद ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक डीप इन सॉइल, मतलब आपको जमीन की गहराई में इनका प्रकोप और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अभी मानसून के चरण से इनका प्रकोप शुरू होगा, जिसका लंबे समय तक हमको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अभी बात करते हैं हम लोग ट्रैपोरिज की। तो देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ट्रैपोरिज जो भी लोग अभी ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस करते हैं, तो वो फेरोमोन ट्रैप्स या नॉर्मल ट्रैप्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैप्स बेसिकली क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए जितने भी रस चूसने वाले कीड़े हैं, जैसे पत्तियों का रस चूसने वाली मादा या फूलों का रस चूसने वाले कीड़े, ये जो कीड़े हैं सबसे ज्यादा आतंक फैलाते हैं फसलों के अंदर। फ्लावरिंग स्टेज में अगर रस चूसने वाला इम्पैक्ट किया तो फ्लावर से फल को बनने में प्रॉब्लम आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उदाहरण के तौर पे मैं सफेद मक्खी की बात करती हूँ। अगर किसी फसल में फंगल इन्फेक्शन है और वहां पे सफेद मक्खी का प्रकोप ज्यादा है, तो गारंटी है वो सफेद मक्खी उस इन्फेक्शन को और ज्यादा स्प्रेड करने का काम करेगी, और ज्यादा फैलाने का काम करेगी। एक पेड़ पे बैठेगी, वहां से इन्फेक्शन को कैरी करके दूसरे पेड़ पे ट्रांसफर करेगी। तो ऐसे स्थिति में हम एक छोटे छोटे बारीक कीड़ों को केमिकल से ज्यादा सिर्फ आसान तरीके से भी खत्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसके अंदर ये ट्रैपोरिच आता है। अभी देखिए दो ये इस प्रकार के पत्ते आते हैं, एक नीले कलर का और एक पीले कलर का। सिंपल सी चीज है, जितना भी फूल के रस चूसने वाली मादा है वो पीले पत्ते की तरफ आकर्षित होती है, पत्तों का रस चूसने वाली जो मादा है वो नीले पत्ते की तरफ आकर्षित होती है। इस प्रकार से ये पूरा की पूरा इस पत्ते के ऊपर चिपक जाते हैं। इस ट्रैप्स की सबसे अच्छी खासियत ये है कि भारी बारिश में भी इसके ग्लू में कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। ये ग्लू एज इट इज रहेगा, जब तक ये पत्ता पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो जाता, भर नहीं जाता है, तब तक आपको इसका इस्तेमाल करना है, ये लगे रहने देना है। तो ये ट्रैप्स आपके स्पेशली जो भी छोटे छोटे मच्छर हैं, मक्खियां हैं, उनके लिए काम आएगा। मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाने के लिए भी यहाँ पे एडिट किया हुआ है कि इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे आप सफेद मक्खी, छोटे छोटे फ्लाइज हैं, ये इनका प्रकोप सबसे ज्यादा होता है, जिनके लिए हम ये ट्रैप्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी बात करते हैं हम लोग कंपोस्ट रिच की। तो देखिए कंपोस्ट रिच हम लोग बहुत मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये प्रोडक्ट अभी रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च किया है, और मेरे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पीछे या मार्केट में लाने के पीछे जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च का सबसे बड़ा योगदान है।
अभी आप देख सकते हैं इस बॉटल के ऊपर यहाँ पे ब्लू कलर का एक लोगो या सील लगा हुआ है। मतलब ये भाभा एटॉमिक रिसर्च ने पर्टिकुलरली ये प्रोडक्ट जो है इनोवेट किया है हमारे धन्वंतरी कंपनी के लिए, जो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये 150 ग्राम का जो बॉटल है कंटेंट है, इसके अंदर हमने अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया ही इस्तेमाल किए हैं जो कंपोस्ट की या आप कह लीजिए खाद को कन्वर्ट करने की प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाहे आपके घर में सूखा कचरा हो, चाहे आपके खेतों में परलई हो या सूखा कचरा हो, उदाहरण के तौर पे अभी धान लगेगा, गेहूं का सीजन जा चुका है, गेहूं का हमारा कचरा है, गन्ने का सूखा कचरा है, यहाँ तक कि दूसरे कचरे की भी बात करें तो ये सारे के सारे कचरे को 35 से 40 दिन के अंदर खाद में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये तो बात हो गई कि आपके कचरे को डिसॉल्व करने की। ये बैक्टीरिया इतने कैपेबल हैं कि जो नारियल की पत्ती, मतलब हम भी जानते हैं कि नारियल की पत्ती कितनी हार्ड होती है, नारियल की पत्ती तक को ये डिसॉल्व करने की ताकत रखता है, तो बाकी के कचरे को बहुत ही कम समय में, मतलब 35 से 40 दिन के अंदर डिसॉल्व कर देगा। लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका क्या, अभी हमको क्या करना है, 150 ग्राम ये बॉटल को 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके हमको इसको जो भी हमारा सूखा कचरा है खेतों के अंदर उसके ऊपर स्प्रे करना है। लेकिन अभी यहाँ पर 2 पॉइंट है, कई जगह पे किसान हाथों से कटाई भी करते हैं, कई जगह पे मशीनों से भी कटाई होती है, तो वहां पे कचरे की जो हाइट है उसमें वेरिएशन रहता है। अगर हाथ से कटाई हुई है तो जमीन की सतह से ज्यादा ऊंचाई पे नहीं रहता कचरा, लेकिन अगर मशीनों से कटाई होती है तो वहां पे कचरे की हाइट ज्यादा होती है। तो मेक श्योर करना है कि पहले आपको कचरे को उसके ऊपर रोटर व्हीलर चलवा करके या कल्टीवेटर से उसको कचरे को जमीन की सतह से टच करवाइए, फिर आप इसको स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने के बाद इम्पोर्टेंट, इरिगेशन हमको करना ही है। देखिए, डीकम्पोजिंग की जो प्रक्रिया है, ये माइक्रोब्स इसके अंदर जो काम करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हवा और नमी इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बैक्टीरिया पनपेंगे नहीं है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर जब भी बेटर रिजल्ट देखना है तो हमको स्प्रे करने के बाद इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमको करना ही करना है। ये तो बात हो गई आपके कचरे की, लेकिन मैं बात करूं इसको दूसरी तरीके से इस्तेमाल करने की, तो कई जगह पे किसान खुद का भी कंपोस्ट तैयार करते हैं, गोबर खाद सड़ाते काफी अच्छी मात्रा में। तो उसी गोबर खाद को अगर आपको व्यवस्थित तौर पे और अच्छी तरीके से सड़ाना है, जिसमें बैक्टीरिया आपको काम के डेवलप करना है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रोसेस, पानी के अंदर इस बॉटल को मिक्स करके इस पे स्प्रे कीजिए। मेक श्योर रखिए कि उसमें 30 से 40% नमी बनी रहे, और कोशिश कीजिए कि आप उस कचरे को ढक करके रखें, जो भी कंपोस्ट है आप उसको ढक के रखेंगे तो प्रोसेस प्रॉपर तरीके से होगा। और 15 से 20 दिन के बाद वो प्रोसेस को वापस से रिपीट कराइए फॉर बेटर रिजल्ट। तो उस गोबर खाद में जो बैक्टीरिया डेवलप होंगे वो आपको खेती में बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो सिर्फ कचरा जलाने या उसको खत्म करने तक ही सीमित नहीं है ये। अगर आप घर में खुद का गोबर खाद या खुद का कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं जो किसान, उनके लिए भी ये चमत्कारी रिजल्ट देने का काम करेगा ही करेगा। तो ये यहाँ पे हमारा कंपोस्ट रिच खत्म होता है। अभी बात करते हैं ग्रेन रिच के ऊपर। तो देखिए, ये ग्रेन रिच भी एक हमारी कंपनी की नई उपलब्धि है। बेसिकली क्या होता है, हम हमारे नॉर्मल घरों की मैं बात करती हूँ, आज हम लोग हमारे घर में मल्टीपल ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, चाहे गेहूं है, चावल है या कोई दालें हैं। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, कुछ उसमें सल्फास की गोलियां पहले डाल करके रखते थे, कुछ लोग खुली पहले डालते थे, अभी कुछ लोग उसको सूती कपड़े में बांध करके अपने ग्रेन्स में डाल के रखते हैं। अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट आते हैं जो आप उसको नॉर्मल पाउडर को अपने अनाज के ऊपर कोटिंग करके रख दीजिए, जिससे घुन या बाकी के जो भी नुकसान पहुंचाने वाले कीट है वो ना लगे और आपका काम हो जाए। लेकिन उस समय क्या होता था, जब भी आपको अनाज इस्तेमाल करना होता था, उदाहरण के तौर पे आपने कोई केमिकल पाउडर से ट्रीट किया, तो आपको पहले अनाज को धोना पड़ता था, उसके बाद आपको इस्तेमाल करना पड़ता था। उसी रेंज में जो ग्रेन रिच प्रोडक्ट कंपनी लेकर के आई है 100% नेचुरल कंटेंट के साथ, मतलब अगर आप इसको अपना जो भी अनाज है उसके ऊपर कोटिंग करके रखते हैं तो ये उतना ही प्रॉपर तरीके से सिक्योर है जितना कि हमारे बाकी के प्रोडक्ट। आप इसको कोट करने के बाद अनाज को बिना धोए भी अगर इस्तेमाल करेंगे
तो भी आपका काम हो जाना है, प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब इतने परसेंट ये ऑर्गेनिक कैटेगरी के अंदर आता है। 50 ग्राम का ये पैकेट है जो आपके 50 किलो तक के अनाज को कवर अप या प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। तो ये ग्रेन रिच उस कैटेगरी में है।